खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त 4 रिपोर्टर्स आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रीकांत प्रत्यूष रांची से ज्वाइन कर रहे हैं, राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे साथ मौजूद हैं, शरद व्यास भोपाल से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही रेजिडेंट एडिटर लखनऊ, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ राधा कृष्ण त्रिपाठी जुड़ गए हैं। तो तमाम बड़ी खबरों पर आज नजर बनी रहेगी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रेजिडेंट एडिटर बिहार श्रीकांत प्रत्यूष का, जो हमें रांची से ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीकांत, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, पटना हाई कोर्ट ने अब जो कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उसको लेकर सख्ती पटना हाई कोर्ट की तरफ से दिखाई जा रही है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट सौंपी जाए कि क्यों अब तक बिहार के स्टूडेंट्स को कोटा से नहीं निकाला जा रहा है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, छात्रों को कोटा से लाए जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है और नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ा दी बीजेपी के विधायक ने, जो विशेष पास लेकर गए और कोटा से अपनी बिटिया को लेकर आ गए। उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर है और तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि एक बीजेपी एमएलए को कैसे वीआईपी पास मिल गया, कैसे सरकारी गाड़ी से अपनी बेटी को कोटा से लेकर आया। उसी तरह का पास उनको भी दिया जाए ताकि कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस ला सकें। तो पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और बिहार सरकार से जवाब तलब किया है कि क्यों बिहार के कोटा में फंसे छात्रों को वापस नहीं लाया गया। देखिए, नीतीश कुमार का कहना है कि लॉकडाउन का ये उल्लंघन होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है लॉकडाउन का उल्लंघन, वैसे वो नहीं करेंगे। तो एक राहत की बात ये है नीतीश कुमार के लिए कि कोटा से छात्रों ने वीडियो बनाकर जनतंत्र टीवी को भेजा है और हर जगह भेज रहे हैं लोग, और छात्र बड़ी समझदारी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार ने उनको नहीं बुलाने का फैसला लिया है तो इसमें भी उनका कोई हित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने छात्रों को कोटा से वापस बुलाया, उसमें से एक छात्र संक्रमित निकल गया है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इस तरह के संभावित खतरे को देखते हुए जहां जो हैं वहीं रहने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने छात्रों को नहीं बुलाया। तो छात्रों की जो ये बात है, वीडियो है, वो थोड़ी सी राहत देने वाली है नीतीश कुमार को। और नीतीश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है छात्रों को कोटा से वापस लाकर, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा से बिहारी मजदूरों को बिहार भेजकर। तो एक घमासान जारी है, कोरोना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव कोरोना संकट को लेकर नीतीश सरकार पर हमले कर रहे हैं, वो बताएं पहले कि वो है कहाँ, आसमान में है या धरती पर है या पताल में है। क्योंकि तेजस्वी यादव कहाँ है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो ट्विटर के जरिए लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उसको लेकर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं और बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने सवाल उठाया है। अब बिहार में कई बड़ी कार्रवाई भी हुई है। बिहार पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है और हर जिले के एसपी को निर्देश दिया गया है कि जो भी सांप्रदायिक पोस्ट करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया में या जो भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है पिछले महीनों में, उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस कितनी गंभीरता से इस बात को ले रही है। तो बिहार पुलिस लगातार तैयारी कर रही है और आपको पता ही है कि जो मछली भात हुआ था, मछली भात की पार्टी मंत्री के पीए ने दिया था, उसको सरकार ने हटा दिया है। जिस सीओ ने, कृषि विभाग के अधिकारी ने एक होमगार्ड के जवान से कान पकड़कर उठा बैठक करवाया था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जहानाबाद कांड में डीएसपी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। तो लगातार कार्रवाई जारी है बिहार सरकार की तरफ से उन लोगों के खिलाफ जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है लॉकडाउन के पालन को लेकर। और सब्जी बाजार में एक खबर आई कि कुछ लोग सब्जी पर थूक कर उसे फेंक रहे थे। तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने शिकायत की, पुलिस दौड़ी आई और एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना संकट के बहाने।
श्रीकांत, जिस तरह से माहौल फिलहाल बना हुआ है, स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर बात करें बिहार की, तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको लेकर तो जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, जो सही कदम है वो उठाया है, लेकिन बिहार सरकार क्यों इसमें पीछे नजर आ रही है और क्यों समय से स्टूडेंट्स को वापस नहीं बुलाया गया? क्यों जो बीजेपी की ही पार्टी है उसमें इतना अंतर नजर आ रहा है अलग अलग राज्यों में? देखिए, इस कदम को जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने छात्रों को वापस लाया या बिहारी मजदूरों को उत्तर प्रदेश से बिहार भेज दिया, इससे वो मजदूर जरूर खुश होंगे और वो छात्र और अभिभावक जरूर खुश होंगे जो आ गए हैं वापस। लेकिन नीतीश कुमार का सवाल ये है कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री देश से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं करना है, उसका पूरी तरह से पालन करना है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है और उसके इस तरह के कार्रवाई से मुसीबत बढ़ गई है बिहार सरकार की भी और झारखंड सरकार की भी। हेमंत सरकार भी परेशान है कि जिस तरह से योगी सरकार अपने लोगों को वापस ला रही है, हेमंत सरकार पर भी दबाव है कि अपने लोगों को वापस लाए, बिहार सरकार पर भी दबाव है कि अपने लोगों को वापस लाए। तो नीतीश कुमार का कहना है कि हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन घोषित होने से पहले जो जहां है वो वहीं रहे, नीतीश कुमार सरकार उसी आदेश को फॉलो करेंगे। बहरहाल भोपाल में किस तरह की गतिविधियां रहने वाली हैं उसको जानने के लिए शरद व्यास हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। आज कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, पहली बैठक शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला नजर आया है शिवराज चौहान ने जो लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निगम के जो महापौर हैं वो 1 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। कमलनाथ सरकार की जो सरकार ने फैसला लिया था उसको सीधे सीधे पलट दिया है। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा आज रह सकती है? देखिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि तत्कालीन सरकार कोई भी रहती है तो उसका वर्तमान जो स्थानीय जो सत्ता पक्ष सरकार होती है वो उसका निर्णय को बदलती है, और जो वर्तमान हालात है उसको देखकर ये निर्णय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लगा कि लेना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है। क्योंकि हालात वो नहीं है कि इस वक्त निकाय चुनाव करवाया जाए, और निकाय चुनाव करवाए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था वही होती है जो लॉकडाउन के उल्लंघन की श्रेणी में आती है। तो इसीलिए उन्होंने जो कार्यकाल है वो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो या फिर नगर निगम का, नगर निकायों का कार्यकाल हो, उन्होंने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। जो महापौर था उनकी शक्तियों को दोबारा उन्होंने दे दिया, पार्षदों की शक्तियों को उन्होंने दोबारा दिया है। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं शक्तियां उनके पास रहेगी, और जिस दिन चुनाव हो जाएंगे एक बार फिर से वही प्रक्रिया सुचारू रूप से जो निर्वाचन की होती है वही संपन्न होगी। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया, तो मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो 5 मंत्री उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है। अलग अलग मंत्रियों को उनके संभाग दे दिए गए, प्रत्येक मंत्री को 2 संभाग दिए गए, चूंकि 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, इसलिए 2 संभाग प्रत्येक मंत्री को दिए गए हैं। उन 2 संभागों की जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करना। तुलसी सिलावट को दिया गया इंदौर संभाग दिया गया है, क्योंकि इंदौर संभाग के ही रहने वाले हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, इसीलिए उनको दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग दिया गया। इस तरह से संभागों का वितरण और कार्य का वितरण भी किया गया है। कोरोना मरीजों की बात करें तो बड़ी संख्या में मरीज लगातार मिल रहे हैं। कल हमने भोपाल में देखा कि भोपाल में तकरीबन 31 के आसपास पुलिसकर्मी जो है संक्रमित पाए गए हैं, और अब तक आंकड़ा 269 पहुंच चुका है। इसी के चलते पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने निर्णय लिया है कि पुलिस मुख्यालय की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें जो काम होता है उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। बहुत अति आवश्यक कार्य होगा उसको काम किया जाएगा, और जो कार्य को विलंब किया जा सकता है या पोस्टपोन किया जा सकता है उसको पोस्टपोन करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी किसी को भी मुख्यालय में प्रवेश की भी अनुमति यहाँ पर नहीं है। तो पुलिस मुख्यालय भी 26 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहने की स्थिति में दिखाई देगा। इंदौर सबसे ज्यादा संक्रमित है, 928 के आसपास अभी तक कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। तकरीबन 54 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये एक पूरा दृष्टिकोण है मध्य प्रदेश का, ये पूरा एक परिदृश्य है मध्य प्रदेश का जिसमें हालात बहुत गंभीर होते चला रहे हैं। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश
प्रदेश की शिवराज सरकार ने तकरीबन 200 से ज्यादा बसों को भेजकर कोटा से अपने जो प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको लाने का इनिशिएटिव लिया है। हालांकि इसमें पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही कि किसी प्रकार का भी कोई संक्रमण राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ ना आए, क्योंकि राजस्थान में भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कोटा खासतौर पर जहां पर तकरीबन 108 से ज्यादा संक्रमण के मरीज दिख रहे हैं, तो इसी वजह से ये भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार का कोई संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ ना सर्कुलेट हो, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इन सभी चीजों को देखते हुए यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश भी कई लिहाज से एक खतरे की घंटी बजती होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली की टीम भी कल इंदौर और भोपाल पहुंची थी। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अभी भी भोपाल और इंदौर को खास निगरानी में रखने की जरूरत है। जी ठीक है, भोपाल और इंदौर को सख्त निगरानी में रखने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण जानकारी शरद व्यास की तरफ से दी गई है। तो चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहां से राधा कृष्ण त्रिपाठी। राधा कृष्ण त्रिपाठी, इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं। फिलहाल अगर कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो लगातार इसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। 1337 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज भी टीम 11 के साथ बैठक होने वाली है। कितने बजे ये बैठक हो सकती है और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में बातचीत की जा सकती है? तो देखिए, जो टीम 11 की बैठक है वो करीब 10:30 बजे शुरू होनी है मुख्यमंत्री की, और उसमें मुद्दा सबसे बड़ा कोरोना ही होगा। और कोरोना के साथ साथ जो लॉकडाउन के दौरान जो राशन वितरण और खाद्यान्न की स्थिति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इसीलिए इस बार जो 11 अफसर उनके कोरोना उसमें टीम में है, टीम 11 में, उसके अलावा उन्होंने खाद्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को भी बुला रखा है। और इसके अलावा कई और अफसर, कई जिलों के डीएम को भी उस पर ले रखा है, ताकि वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जा सके, खास तौर से खाद्यान्न की स्थिति का। क्योंकि कल कुछ जिलों से इस तरह की बातें आई थी कि खाद्यान्न में दिक्कत हो रही। उसके बाद राज्य कर विभाग ने इसकी समीक्षा की थी और इसकी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें राज्य कर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 88% लोगों के पास, 88% व्यापारियों के पास खाद्यान्न उपलब्ध है और कोई कमी नहीं है राज्य में खाद्यान्न भंडारण की। तो इसलिए खाद्यान्न की तरफ से सरकार निश्चिंत हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो 12% की दिक्कत आ रही है उसे भी, वह भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो राज्यों की सीमाएं जहां से आने में दिक्कत हो रही है, जहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, उनके कारण है, वह भी बहुत जल्दी ठीक कर ली जाएगी। तो और आपको अंशु एक चीज बता दें, अभी जो रैपिड टेस्ट का मामला है उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और आज चूंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पे हमला बोला है कि जो रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है वो बिना जांच के, बिना उसकी गुणवत्ता के इस्तेमाल किया गया। सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उसकी जो परिणाम आए वो कितने सटीक थे, और ये जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, रैपिड टेस्ट किट को लेकर के सरकार को एक बार घेरने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रैपिड टेस्टिंग के लिए जो किट्स है, अब उसको लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। लेकिन आपसे कोरोना को लेकर अपडेट भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल कोरोना की कितने आंकड़े हो चुके हैं? क्या 1337 पर ही थमा हुआ है ये आंकड़ा, या इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है? अंशु, जो अभी रिपोर्ट आई है मेरे पास, उसमें 12 और बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में आंकड़े, 12 और मरीज बढ़े हैं। तो ये संख्या 1349 पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नए इलाकों में मरीज निकलने शुरू हो गए। जैसे राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी का सदर इलाका और पुराने लखनऊ का कुछ हिस्सा था जहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब ये दायरा बढ़ने लगा है। अब ये दायरा कल मालवीय नगर जो आलमबाग इलाके में आता है, वहाँ पे एक नया मरीज मिला है, जिसके कारण उस इलाके की चिंता बढ़ गई। सरकार ने उस इलाके को हालांकि सैनिटाइजेशन के आदेश दे दिए, वहां पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन ये एक संकेत है कि वो नए इलाकों में सदर से, और ये जो पॉजिटिव मरीज है ये भी सदर से ही, सदर के किसी दुकान में काम करता था पहले, जहां इसका घर है, और उसके बाद ये मालवीय नगर में पॉजिटिव पाया गया। ठीक है। तो कोरोना नए इलाके जो आ रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में। बहुत शुक्रिया राधा कृष्ण इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन राजस्थान में किस तरह की स्थिति है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद हैं राजस्थान से। अरविंद, जिस तरह से ICMR की तरफ से किट्स दी गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन की चिंता खड़ी हो गई है, क्योंकि चीन से जो किट्स आई हैं वो अब मानकों पे खरी नहीं उतर रही हैं। क्या कुछ जानकारी मेडिकल टीम की तरफ से मिल रही है और क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का इस तमाम मामले को लेकर?
जी देखिए, ये रैपिड टेस्टिंग जो किट थे, राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने रैपिड टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट की। करीब हजारों जो टेस्ट हैं वो इससे हुए और उनमें से करीब 2 से 4 जो पॉजिटिव वो मिला। ऐसी स्थिति में जब पीसीआर से इनकी जांच कराई गई तो वहां पर इनके जो रिजल्ट्स थे वो अलग मिले। इसके बाद में जो कुछ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा कि रैपिड टेस्टिंग जो किट है उनसे जो टेस्ट है उनको बंद कर दिया गया है और पीसीआर टेस्ट है वही यहाँ पर कराया जाएगा। तो साथ ही यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 64 नए मामले राजस्थान में सामने आए। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर हो चुकी है अब तक 1799, यानी करीब 1800 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए जा चुके हैं। और आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसमें 44 पॉजिटिव अजमेर से सामने आए, जबकि कोटा से 6, टोंक से 6, जयपुर से 4, भरतपुर से 1 और जोधपुर से 3 पॉजिटिव यहाँ पर सामने आए। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कल से और अभी तक करीब 3000 जो सैंपल्स है उनका टेस्ट किया गया है और उसमें से 223 जो पॉजिटिव हैं वो अब तक सामने आए हैं। कल 159 पेशेंट सामने आए, जबकि आज का जो आंकड़ा है वो 64 पर आया है। इस तरह से करीब 3000 करीब ये मान लीजिए कि 2800 से 3000 के बीच में जो है टेस्ट वो किए गए थे और इसमें बड़ी संख्या में वो टेस्ट शामिल है जिनको दिल्ली भेजा गया था, जिन सैंपल्स को, और उनकी जांच एक निजी लेबोरेटरी से कराई गई क्योंकि जो पेंडिंग जो सैंपल्स हैं वो काफी ज्यादा थे। ऐसी स्थिति में इन सैंपल्स की जांच होना जरूरी थी और ऐसी स्थिति में इन जो सैंपल्स को है वहां पर भेजा गया था और आज और जो सैंपल है उनकी भी जांच यहाँ पर आ सकती है। तो साथ ही राजस्थान की यदि बात करें तो पूरे राजस्थान के लगभग जो 26 जिले हैं वो यहाँ कोरोना की जद में है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स है वो जयपुर में है और जयपुर का करीब आधे से जो ज्यादा हिस्सा है वो कोरोना की जद में है। करीब 40 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जयपुर का करीब 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और जयपुर में अब तक 661 जो कोरोना पेशेंट है वो यहाँ पाए जा चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 279 जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। अलवर में 103 मरीज कोरोना की जद में है, जबकि भरतपुर में भी इतनी ही संख्या है, 103। और यदि अजमेर की बात करें, क्योंकि अजमेर में आज देखिए सुबह से काफी ज्यादा जो पेशेंट्स आए थे तो उसके बाद में वहां पर भी जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। इसके साथ ही मोबाइल वैन जो है वो आज से यहाँ पर रवाना होगी और जिन भी इलाकों में जो हॉटस्पॉट है वहां पर यदि कोई गंभीर बीमारी का जो पेशेंट है यदि वो अस्पताल तक नहीं पहुंचता है तो ये मोबाइल जो वैन है ये वहां पर पहुंचेगी, मोबाइल ट्रीटमेंट वैन जो है, और वहां पर जो जांच की जाएगी और उसके बाद में आला अधिकारियों को सूचना दी जाएगी और यदि ऐसी गंभीर स्थिति लगती है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह की जो सारी व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजस्थान में लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और जो मृतकों की संख्या है वो यहाँ पर अब तक 26 हो चुकी है। हालांकि 274 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं और उनमें से 97 जो लोग हैं उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया है और होम क्वारंटाइन उनको किया गया है। और ये जो करीब 150 के आसपास जो लोग बसते हैं इनको भी जल्द ही जो है इनका क्वारंटाइन पीरियड जब पूरा होगा तो उसके बाद में इनको भी होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। साथ ही 61,492 जो सैंपल्स है वो अब तक राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कलेक्ट किए गए हैं और इसमें से 51,400 जो सैंपल है वो नेगेटिव हैं, जबकि 1799 की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव आई है और 5,593 करीब 5600 जो नमूने हैं, जो सैंपल्स हैं वो अभी पेंडिंग है और इसमें भी करीब 2000 से 2500 जो सैंपल हैं उनको अभी दिल्ली के अंदर भेजा गया है और दिल्ली से उनकी जांच रिपोर्ट आनी है। ऐसी स्थिति में जब क्योंकि चिकित्सा विभाग के जो एसीएस मेडिकल है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने भी कह दिया था कि जब ये जांच रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं जो संख्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है जयपुर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 1800 दर्ज की गई है। 26 लोग अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल हमारे सभी रिपोर्टर्स का शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।